हेलो दोस्तों, पीपीएससी मेकर में मैं अर्चना कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पार्ट में हम प्राचीन बिहार के बारे में पढ़े थे। अब हम पूर्व मध्यकालीन उसके बाद मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पालकालीन बिहार हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पूर्वी भारत में पालों का अभ्युदय हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी था, जिसने इस वंश का अधिकार कर बिहार के क्षेत्र में विस्तृत कर दिया। कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर अधिकार किया। उसने चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापथ स्वामिनी के उपाधि धारण किए। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने भी 810 से 850 में विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर प्रयाग ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया। उसके समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिया। बौद्ध धर्म के को प्राश्रय के रूप में यह प्रसिद्ध है। मिहिरभोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनरोदय हुआ, जिसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और जिसका लाभ उठाकर बंगाल में केवट शक्तिशाली हो गए। सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमट कर रह गई। रामपाल की मृत्यु उपरांत गढ़वालों ने भी बिहार में शाहजहांबाद और गया तक अपनी विस्तार कर लिया। सेन शासक क्रमशः विजय सेन और बल्लभ सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना विस्तार नियंत्रण कर लिया। अराजकता के इसी वातावरण में बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों का आक्रमण आरंभ हो गया। तुरुष्कदंड नामक कर चर्चा गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलती है। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था और इससे तुर्कों को आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थानों का प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की तथा उसी ने नालंदा बिहार की 20 गांव दान स्वरूप दिए। अनंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय में पाल शासनकाल में संगठित हुए। तिब्बत में पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में संत रक्षित एवं अतीश दिवाकर इस काल में तिब्बत गए थे। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद वे नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म स्वरूप तिब्बत में बिहार आए। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में भी व्यापारिक और मैत्रिक संबंध बने रहे। उस मंदिर की देखरेख के लिए आए। पाल शासकों ने मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। पाल काल में गौतम बुद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर में बनाई गई। पाल वंश गोपाल 750 से 770 गोपाल
को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। वह एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पाल वंश का अधिकार बिहार के क्षेत्र में फैलाया। गोपाल ने 750 से 770 तक अर्थात 20 वर्षों तक शासन किया। उसने अनंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल 770 से 810 गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए। वह पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जो कन्नौज के लिए क्षेत्रीय संघर्ष में उलझा। धर्मपाल बौद्ध मतलम्बी थे। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु 200 गांव दान में दिए। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल 810 से 850 धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने भी कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुए। जावा के शासक पालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव दान में दिए। उसने 40 वर्ष तक शासन किया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की अवनति आरंभ हो गई। बिगड़ापाल ने महिपाल तक बिगड़ापाल से महिपाल देवपाल के बाद बिगड़ापाल 850 से 854 नारायणपाल 854 से 915 राज्यपाल 915 से 940 गोपाल द्वितीय 960 ईस्वी और बिगड़ाहीपाल द्वितीय 960 से 988 शासक बने। तत्पश्चात महिपाल प्रथम के बाद समय 988 से 1038 में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। रामपाल 1097 से 1098 इस वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश 1098 से 1325 बिहार के जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील थी। रामपाल के शासनकाल 1097 से 98 में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, जिसका संस्थापक नान्यदेव एक महान शासक 1098 से 1133 था। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासन 1133 से 1187 था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। गंगदेव के बाद उसका पुत्र नरसिंहदेव 1187 में गद्दी में बैठा और 38 वर्षों तक शासन किया। नरसिंहदेव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंह द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया। जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंहदेव ने उसे नजराना या भेंट देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंहदेव का अधिकतर अधिकार तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों पर फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतपतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए। समकालीन तिब्बती यात्री धर्मस्वामियों ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगरिल तुग के असफल अभियान की चर्चा की गई है। उस समय तिरहुत पर रामसिंह 1225 से 1276 का शासन था। रामसिंह देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी एक दुर्बल शासक थे तथा परंतु उसके हरिश्चंद्र को नान्यदेव से भी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहता था। सामान्य दिल्ली सल्तनत के
प्रांतपतियों ने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे। कर्नाट शासकों नजराना प्राप्त कराते थे। इस क्षेत्र की विजय अत्यंत गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में हुई। उस समय तिरहुत का शासक हरिश्री देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सपना न हो सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया, जिसकी वजह से उत्तरी तथा मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय हो गया। परंतु हरिश्री देव 1279 से 1325 एक महान समाज सुधारक के रूप में रहा। उसी के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकरों का एक नया संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई और मैथिली समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ, इसकी विशेषताएं इसी काल से जुड़ी हुई है। मध्यकालीन बिहार में तुर्क शासन 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं थी। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजन रेखा के साथ साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट वंश द्वारा शासित था, जबकि दक्षिणी बिहार विभिन्न छोटे छोटे शासकों के अधीन था। पठारी क्षेत्र में छोटा नागपुर के नाग वंश की चर्चा मिलती है, परंतु विस्तृत रूप से नहीं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह संदर्भ पृथक क्षेत्र एवं संगठित राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध के क्षेत्र के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मोड़ पर बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान आरंभ किया। उसमें सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश के शासक इंद्रधनुपाल थे। मनेर को अपनी सैनिक अभियान का केंद्र बनाकर 1198 से 1204 के बीच उसने मगध के अन्य राज्यों को आत्मसमर्पण हेतु वश किया। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता अनंतपुरी बिहार शरीफ की विजय जो 1198 में संपन्न हुई। तत्पश्चात उसने 1203 से 4 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर बिना लड़े ही पलायन कर गए। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इसके साथ ही बंगाल के अधिकांश भाग में भी इसका अधिकार में आ गया। इसलिए बख्तियार ने इस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती बनाई। लखनौती को लक्ष्मणवटी के नाम से भी जाना जाता है। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से ऐबक के अधीन इस क्षेत्र में शासन करता था। उसकी मृत्यु 1206 के पश्चात ऐबक ने इस क्षेत्र को अपना अधिकार में कर लिया। भौगोलिक कारणों से इस समय बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति एक समान बनी रही। सल्तनत काल में बिहार में कई बार स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। बंगाल के शासक हमेशा बिहार पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे, क्योंकि वे दिल्ली की ओर से होने वाले किसी आक्रमण की स्थिति के लिए बिहार को एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में विकसित करना चाहते थे। फलतः बिहार का क्षेत्र दिल्ली और लखनौती बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। बिहार के क्षेत्र में इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी के अभियान आक्रमण हुए। इन सभी ने बिहार पर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयत्न किया। लगभग 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी वहां नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे। बाद में बलबन ने इस क्षेत्र में अभियान किया और तुगरिल के विद्रोह का दमन किया और उस समय तुर्क का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए
दक्षिण मैदान तक पर स्थापित था। तुगलक के समय मुख्य रूप से बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का महत्वपूर्ण वर्चस्व कायम हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरिशेष द्वीप को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति मजदूल मुल्क ने हर्षि देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने हेतु मजबूर कर दिया। इस प्रकार तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और इस क्षेत्र का तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। दरभंगा में सुल्तान ने एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। समकालीन सूफी संत हजरत सैफुद्दीन यहया मनेरी के मलफूजात और मनकबूली सफ़ाया जैसी रचनाओं में तुगलक काल में बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दक्षिणी बिहार क्षेत्र में होते हुए 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान किया गया। सीरते फिरोज शाही में सुल्तान द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरणपोशी से मुलाकात करने की चर्चा मिली है। गया और पटना के क्षेत्र में उसके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसे दान दिए जाने का उल्लेख मिला है। तुगलक के काल में बिहार की राजनीति बिहार शरीफ में थी। बिहार राज्य का नाम बिहार संभवतः इसी काल में पड़ा। बिहार शरीफ में आनंदपुरी महाविद्यालय और अनेक बिहार यहाँ मौजूद थे। माना जाता है कि ने बिहारों का कार्य राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार में अफगान शक्ति भारत पर तैमूर के आक्रमण 1398 से 99 में हुए, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य विघटित होने लगा और इस समय बिहार का क्षेत्र अपने निकटवर्ती जौनपुर के संगठित राष्ट्र के प्रभाव में आ गया। जौनपुर राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक, दक्षिण में बक्सर तक, अशेष भाग पर बंगाल के शासन का प्रभाव रहा। बिहार के क्षेत्र पर अधिकार के लिए जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच संघर्ष चला। यह लड़ाई जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के मध्य लड़ी गई। बिहार शरीफ स्थित लोदी में अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंग के हुसैन शासक सरकी को हराकर बिहार में दारिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया। 1504 में सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच बाढ़ नामक स्थान पर पराजित कर उसके साथ एक संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर की सीमा रेखा निश्चित कर दी। लोधी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगान की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। बिहार का गवर्नर दरिया खान नुहानी एक स्वतंत्र राज्य कायम करना चाहता था। उसके संबंधी ब्राह्मण लोधी के साथ अच्छे नहीं थे, परंतु 1523 ईस्वी में दरिया खान नुहानी का निधन हो गया। मध्यकालीन बिहार की कुछ प्रमुख अभिलेख। खड़गपुर मुंगेर के राजा के अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक के बेनीवन अभिलेख, खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख, बुधसेन का बोध गया अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक तक के राजगीर अभिलेख, भभुआ में शेरशाह का अभिलेख, बलाल सेन का सोनखर अभिलेख, समग्र संग्राम गुप्त का पांचों ताम्रपत्र अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्थ अभिलेख। दूसरी ओर 1526 में बाबर से इब्राहिम लोदी को हार हो गई और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस बीच अवसर पाकर बिहार में दरिया खान नुहानी का पुत्र बाहर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। बाहर खान नुहानी और फरसूली कबीले के सरदार ने
साथ दिया। बाद में इन अफगान को दबाने के बाबर के आदेश पर हुमायूं ने जौनपुर से अफगान को खदेड़ दिया और उस पर नियंत्रण कायम कर लिया। उत्तर और दक्षिण बिहार के इस समय दो अलग अलग अफगान शासकों का नियंत्रण था। उत्तर बिहार में बलिया और सारण तथा बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नूहानी का नियंत्रण था। दोनों शासक मिलकर मुगलों पर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद लोदी ने बिहार में शरण ली और मुगलों के खिलाफ तैयारी आरंभ कर दी। लेकिन 6 मई 1529 को हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने इस अफगानों को बुरी तरह से पराजित किया। बाबर ने मोहम्मद शाह नूहानी के पुत्र जलाल खां को बिहार के प्रशासन नियुक्त किया। बाबर के निधन के बाद हुमायूं का आरंभिक कठिनाइयों के समय पूर्वी भारत के इन अफगानों ने फिर से मुगलों के संघर्ष विरुद्ध प्रारंभ कर दी। घाघरा का युद्ध 1532 ईस्वी 1531 ईस्वी में आजम हुमायूं, सरवानी, ईसा खां, बिब्बन लोदी और वाजिद ने बिहार में अपनी समर्थन को एकत्रित किया और मोहम्मद लोदी को फिर बुलावा भेजा। इस बार उन्होंने पटना में उसका राज्याभिषेक कराया और सभी अफगानों ने, जिनमें शेर खां भी सम्मिलित था, उसका वैधिक अधिकार स्वीकार कर लिया। हुमायूं ने 1532 में दोहरिया में अफगानों को पराजित कर लिया और इस लड़ाई के साथ ही बिहार में नूहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। नूहानी शासकों के पतन के साथ साथ बिहार में अफगानों के बीच नई नेता के रूप में शेरशाह का उदय होने लगा। शेरशाह 1472 से 1542 ईस्वी। उसका जन्म एक साधारण परिवार में 1472 में हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां, उसके पिता का नाम हसन खां जौनपुर साम्राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद वह सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध करने में लगभग 21 वर्ष 1497 से 1518 तक लगा रहा। हसन खां की मृत्यु के बाद 1520 से 21 के आसपास सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे तांडा, खवासपुर, सासाराम, वर्तमान सासाराम की जागीर सौंप दी। शेर खां के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के रहरी ग्राम में रहते थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति साधारण कोटि की थी। वे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मूल नाम मुइजुद्दीन बिन शाम के वंशज मोहम्मद सूर, जो एक अफगान महिला से विवाह करके उसी के गांव में बस गए, की संतान थी। शेर खां का पितामह इब्राहिम खां बहलोल लोदी के काल में भारत आया था। इब्राहिम खां के 3 पुत्र थे, जिनमें बड़े पुत्र का नाम हसन खां शेरशाह का पिता था। सुल्तान मोहम्मद शाह ने शेरशाह को अपनी पुत्र जलाल का शिक्षक व संरक्षक नियुक्त किया था। 1334 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि कर ली। 1537 से 38 में उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1539 में उसने हुमायूं की बक्सर के समीप चौसा के निर्णायक लड़ाई में पराजित कर दिया। हुमायूं ईरान में शरणार्थी हुए। चौसा की लड़ाई में विजय होने के बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो गया। बिलग्राम का युद्ध 1540। चौसा में पराजित होने के 1 वर्ष के बाद हुमायूं की मृत्यु 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के निकट शेरशाह के युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। बिलग्राम की युद्ध 17 मई 1540 में विजय के पश्चात शेरशाह ने कन्नौज में डेरा डाला और शुजात खां को विजय हेतु ग्वालियर भेजा। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का
विधिवत राज्याभिषेक हुआ। नवंबर 1540 में शेरशाह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। फलतः शेरशाह की काफ़ी सुदृढ़ी हुई। शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना के तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन आरंभ किया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनाया और इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाई। 1541 ईस्वी में इस दुर्ग के निर्माण और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्ला शाह की रचना तारीख़-ए-दाऊदी में मिलती है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं रोहतास में से तौलियागढ़ और तिरहुत से पर्वतीय क्षेत्र तक विस्तृत थी। इसके अधीन 7 सरकारें और 199 परागण थे, जिनमें 55 लाख वार्षिक लागन प्राप्त होता था। औरंगजेब के समय तक तबनीके के अनुसार इसमें 8 सरकार और 245 परागण, जिनमें 96 लाख वार्षिक लगन प्राप्त होता था। एक बार शेरशाह हुमायूं का पीछा करते हुए मुल्तान तक चला गया, जहां बलूची सरदार ने उसे भेंट की और उसकी स्वाधीनता भी स्वीकार कर ली। मालवा पर अधिकार। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और 1543 में उस पर विजय प्राप्त की। मालवा के साथ साथ मांडू और सतवास पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। रणथावर पर अधिकार। मालवा से लौटने के क्रम में शेरशाह ने 1542 ईस्वी में रणथावर पर अधिकार कर लिया तथा अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां पर हकीम नियुक्त किया। रायसीन पर अधिकार। 1543 तक रायसीन, भिलास तथा चंदेरी पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। राजपूताना विजय। 1544 हुमायूं के प्रति सहानुभूति रखने वाले मारवाड़ के शासक राव मालदेव से शेरशाह संतुष्ट थे और उसकी शक्ति का नाश करना अफगान साम्राज्य की रक्षा हेतु आवश्यक समझता था। ऐसी स्थिति में उसके पास बीरमदेव और नागराज आए, जिनके समर्थन से शेरशाह मालदेव पर आक्रमण के लिए तैयार हो गया। मालदेव ने लड़ाई के लिए आगरा से काफ़ी दूर युद्ध की योजना बनाई। मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को अत्यंत कठिनाई हुई और उसने कहा, अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान के राज्य को गंवा दिया। शेरशाह ने मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेतरा आदि पर अधिकार कर लिया। अंततः मालदेव का संपूर्ण राज्य शेरशाह के अधीन हो गया। बीरमदेव और कल्याणमल को क्रमशः मेतरा और बीकानेर का शासन दे दिया गया और जोधपुर में मेवात का समस्त प्रदेश ख्वास खां के हवाले कर दिया गया। शेरशाह का अंतिम युद्ध चंदेलों से हुआ। उस समय भाटा के राजा बीरभानु द्वारा हुमायूं की मदद किए जाने के कारण शेरशाह उससे नाराज हो गए और बीरभानु ने भयभीत होकर कलंजर के राजा कीरत सिंह के पास शरण ले लिया। 80,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी और उनके सब बड़ी तोपें लेकर शेरशाह ने कलिंजर पर 3 महीने तक घेरा डाले रखा। एक दिन अपने सैन्य के कार्य का निरीक्षण करते वक्त हथगोला फट जाने से शेरशाह घायल हो गया। 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी इच्छा कलिंजर दुर्ग पर एक अधिकार हो गया। सिंहासन पर बैठते समय 1540 में शेरशाह की आयु 68 वर्ष की थी। हालांकि वह केवल 5 वर्ष तक गद्दी पर रहा, किंतु इस अल्पकाल में उसने ऐसा कार्य किया कि भारतीय इतिहास में अमर हो गया। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया। रोहतास गढ़ का किला था। दिल्ली का किला एकूना नामक मस्जिद उसी ने बनवाया था। शेरशाह ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया और जनसाधारण को सुख और शांति पूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। शेरशाह ने अफगानों को संगठित करने को भरपूर कोशिश की। उसने किसानों की
दशा सुधारने और राज्य की आय निश्चित करने के उद्देश्य से भूमि व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि की माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। उसके समय पैदावार का लगभग 1/3 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह 178 ग्राम चांदी की रुपया और 380 ग्राम तांबे का दाम का प्रचलन शुरू किया। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 27 मई 1545 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से काफ़ी मात्रा में अफीम खाने लगा। 30 अक्टूबर 1553 में उसकी मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। 1553 में फिरोज शाह गद्दी पर बैठने के 2 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिक खां ने उसकी हत्या कर दी और खुद मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इस प्रकार सूर वंश के शासक 15 वर्ष 1540 से 55 तक रहा। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। मुगल शासनकाल में बिहार। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में था उसे ताज खां करारी, सुलेमान खां करारी एवं दाऊद खां करारी के नाम शामिल है। इन शासकों में 1580 तक बिहार पर अपना अधिकार बनाए रखा। सुलेमान खां करारी ने अपने शासनकाल में 1565 से 1572 में राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। उसने अकबर के समय में सम्मानपूर्ण रवैया अपनाया, परंतु उसके पुत्र दाऊद खां करारी ने अकबर के प्रति अहंकारी आचरण का प्रदर्शन किया। परिणामतः मूल बादशाह अकबर ने स्वयं बिहार आकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया था। मिथिला पर नरेश को भी पराजित कर दिया। लगभग 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया। दाऊद खां करारी नगर ने पलायन कर गया। अकबर ने राजा मान सिंह को दरबार से प्रांतपति नियुक्त किया। बिहार या मुगल सत्ता के सुदृढ़ उसने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर स्थानीय सरदारों को पराजित किया। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। जहांगीर के शासनकाल में खखोरों ने छोटा नागपुर क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो गया। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। तब सिर्फ राजकुमार ही प्रांतपति नियुक्त किया जाने लगा। 1702 में औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र राजकुमार अजीज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाद में राजकुमार अजीम को अजीमुशान की उपाधि दी गई। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया गया। बंगाल में 1704 में मुर्शीद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया तो बिहार में उसका नियंत्रण आ गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह ने 1707 से 1712 तक मुगल शासक रहा। उसने अजीमुशान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1711 में फर्रुखसियार बंगाल में बिहार आ गया। फर्रुखसियार पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में 1713 में हुआ। तत्पश्चात आगरा की लड़ाई में उसने जहांदार शाह को पराजित कर मुगल शासन पर अधिकार कर लिया। फर्रुखसियार का शासनकाल 1712 से 1719 तक रहा। बंगाल के नवाब में 1733 तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण किया गया। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्र में प्रशासन चलाने के लिए एक उप नायाब तथा नायाब नाजिम को नियुक्त किया गया। इस श्रृंखला का आखिरी नवाब अलीवर्दी खां आजिमाबाद पटना में 1734 से 1740 ईस्वी तक नवाब रहा।
उसने 1740 में मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को हटाकर बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी मृत्यु 1756 तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर नियंत्रण कायम रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों का विद्रोह शुरू हो गया। अलीवर्दी खान ने स्थिति संभालते हुए जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उप नवाब बनाया। अफगान ने 1748 में हैबत जंग की मृत्यु कर दी। इससे कुपित होकर अलीवर्दी खान ने स्वयं रानी सराय एवं पटना के युद्ध में अफगानों को कुचलकर विरोध शांत किया। अलीवर्दी खान ने मराठों को भी 1751 में फतुहा के पास पराजित किया, किंतु मराठों ने उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। अलीवर्दी खान के निधन के बाद 1756 में उसका नाती सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर उसका अंग्रेजों से मतभेद हो गया और परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और इस समय इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया। बिहार में यूरोपियों का आगमन। मध्यकालीन बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा और इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी 17वीं शताब्दी से ही सक्रिय रही। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। उसका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे और वे अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे। वापसी में सूती और अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना में अमलगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए, मगर उसके वास्तविक असफलता 1651 में मिली। पटना बिहार में एक डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में डचों के अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और शेरे के प्राप्ति से थी। बाद में अंग्रेजों ने नील की प्राप्ति भी इस क्षेत्र से की। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में था। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। एक अन्य फैक्ट्री डेन लोगों की थी, जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाल कोठी की समीप थी। इसकी स्थापना 1774 में यूरोपीय व्यापारियों के मध्य में बिहार एक व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र तथा यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप से होता रहा। विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने इस काल में बिहार के व्यापारिक महत्व की चर्चा की। 17वीं शताब्दी के मध्य फ्रांसीसी यात्री तावेनियर ने अपने विवरण में लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। लगभग इसी काल में बिहार आए एक अन्य यात्री मैंड्रिक ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मूडी ने इस काल में पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की चर्चा की है। बिहार का राजनीतिक महत्व भी इस व्यापार के संदर्भ में बहुत अधिक था। 18वीं शताब्दी में बिहार के अंग्रेज फैक्ट्री व्यापारिक अधिकारी को दिल्ली की राजनीतिक परिस्थिति की जानकारी लेने और उससे बंगाल के अधिकारियों के अवगत कराने का दायित्व भी पूरा करना पड़ता था। बिहार में यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली फैक्ट्री केंद्र स्थापना उपलब्ध नहीं और उत्पादन सूती वस्त्र। डच नीदरलैंड फैक्ट्री 1632 में सूती वस्त्र, अनाज और शेरा। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 पटना में नील सूती वस्त्र। डेन फैक्ट्री 1774 में स्थापना पटना में और उत्पादन किया गया सूती वस्त्र। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे।